हेलो एंड वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है हमारा मराठा एम्पायर के ऊपर में है। देखो लास्ट वीडियोस की तरफ यहाँ भी फोकस वही करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, अब देखो जो अगर आपने मेंस का सिलेबस देखा है यूपीएससी का, तो आपने गौर किया होगा कि जो क्वेश्चन आते हैं कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी यानी 1750 के बाद से। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस है कि मराठे के ऊपर क्वेश्चन आए। ठीक है, लेकिन अगर आए तो वहाँ पे भी आप प्रिपेयर रहो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही आएंगे मराठास के ऊपर। फाइन, सो अब देखते हैं कि अगर रिलेवेंस अगर है जैसे प्री के लिए है तो कितने हद तक हम पढ़ेंगे। जैसे आप एनसीईआरटीज़ में देखोगे कि ये सारी जो क्रोनोलॉजी है, इतने सारे मराठास के जो किंग्स हैं, पेशवाज हैं, तो सबको कवर करना है क्या? आंसर इज़ एब्सोल्युटली नो फॉर एटलीस्ट फॉर यूपीएससी। पीसीएस वगैरह में आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, यूपीएससी में चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, सो यस, तो क्या हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह फोकस करेंगे, बालाजी बाजीराव, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग है किस बार में कौन इन्वॉल्व थे एंड ऑल। नो, ठीक है, जैसे सिंपली फोकस वही करेंगे जो अब मान के चलो जितने इवेंट्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में अब मान लो छत्रपति शिवाजी। ठीक है, इनका जो अष्टप्रधान था, इनका जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, चौट, सरदेश मुखी, ठीक है, उन सब पे करेंगे फोकस। और फिर आंग्लो मराठा के जो तीनों वार थे वहाँ देखेंगे जो उनके क्या फैक्टर्स रहे, क्या जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनके। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जो मराठा का राइज हुआ, स्टार्ट वहीं से करेंगे, वो बेसिकली छत्रपति शिवाजी के अंदर हुआ। अब उस टाइम पे जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस थी इंडिया की कुछ इस तरीके की थी कि देखो, एक तो वहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो मराठा रीजन है, मराठा रीजन की जो ज्योग्राफी है इनको फेवर करती थी उस टाइम पे, सबसे इम्पॉर्टेंट। और दूसरा जो आज अगर आप देखोगे कि जो ये रीजन है वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन, उसके बगल में, ठीक है, तो ये रीजन बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट के साथ में, ठीक है, घिरा हुआ था, माउंटेन, उसके ऊपर में आप देखो अरावली, तो इनके पास एक शेल्टर भी था। ठीक है, उधर का फ्रंटियर जो कह सकते हैं। उसके बाद से इनने बहुत कुछ अच्छी डिफेंस टेक्निक्स को डेवलप किया था मराठाज ने, जैसे मान लो गुरिल्ला वारफेयर। ठीक है, जंगल में, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, छापामार युद्ध। ठीक है, जो शिवाजी के पहले ही डेवलप था, लेकिन शिवाजी ने इसको बहुत फेमस किया, इनके सोल्जर्स को उस तरीके से इन्हें ट्रेन किया। इसमें बहुत फेमस नाम आता है, आपने मूवीज देखी होगी। ठीक है, सो लास्ट टाइम पे, तो नेक्स्ट उसके बाद से जितने भी वहाँ का जो टेरेन थी इनको फेवर करती थी। और देखो, एक तो होता है कि चलो आपके पास पॉपुलेशन है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस है। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, जो क्राउड को मोबिलाइज करना, एक सिंगल गोल के लिए मराठाओं की आर्मी तैयार करना। ठीक है, उनको एक सपोर्ट मिलना, ये हो पाया जब देखो महाराष्ट्र में जब भक्ति मूवमेंट पहुंचा ना, तो महाराष्ट्र में पढ़ो कि नामदेव जी का मूवमेंट, जैसे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भक्ति मूवमेंट का था, जैसे चैतन्य महाप्रभु का बंगाल में था। ठीक है, वैसे ही नामदेव जी का महाराष्ट्र में था। तो और बाकी भी जो भक्ति सेंट्स थे, इन्हें क्या किया कि मराठाओं के बीच में एक रिलीजियस यूनिटी प्रोड्यूस की। अब उस यूनिटी को लेवरेज किया मराठा के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किंग्स ने, इंक्लूडिंग छत्रपति शिवाजी। फिर उसके बाद से जो मराठा रहे ना, जैसे मान लो कि बीजापुर का एग्जांपल ले लो, शिवाजी के फादर थे बीजापुर के, जो सल्तनत था वहाँ। ठीक है, वहाँ एक बड़े पोस्ट पे थे। ठीक है, सो अब देखो कि इनके इन्फ्लुएंसेस वहाँ थे, तो अब इन कहीं से बाद में इनको चौट अलाउ किया गया कि आप यहाँ से देखो कि चौट और सरदेशमुखी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं पे फिर इनको सरदेशमुखी मिलना शुरू हो गया। तो एक बोलते हैं ना कि हमारे फेमस टीचर हैं ओझा जी वो बोलते हैं इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर, सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो ये फैक्टर यहाँ से शुरू हुआ। फिर इनके ट्रेड वगैरह बहुत सारे जो इकोनॉमी के जो अलग अलग डायमेंशंस है ना, इनको वहाँ से फेवर होना शुरू हुआ, तभी इनने अच्छा स्ट्रॉन्ग एम्पायर खड़ा किया वहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है शिवाजी को, जो पॉलिटिकल यूनिटी पूरे मराठा रीजन में इस्टेब्लिश किया। और उसके बाद जो आने वाले थे, इंक्लूडिंग बाजीराव, जब पेशवा का रूल आया, बिकॉज पेशवा का रूल तो अचानक से आया नहीं, पहले तो पेशवा वॉज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स को हम एक करके देखेंगे, लेकिन ये इनिशियल फैक्टर्स हैं जो मराठाओं के राइज और उनके स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। अब देखो कि अब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी के जो अचीवमेंट्स हैं हम उनको देखेंगे स्टार्ट से। अब देखो जो स्टार्ट किया, जैसे कोंडाना का जो किला है, ठीक है, जब मूवी आई थी
मराठाओं के ऊपर लास्ट ईयर आई थिंक, आप सबने देखी होगी, देखनी चाहिए मूवी। तो अब वहाँ पे आप देखो कि कोंडाना किले का कितना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये बहुत स्ट्रेटजिक किला था, ये जीतना। फिर रायगढ़, कोंडाना, तो ये बीजापुर के रूलर के कब्जे में था, ठीक है। इसको शिवाजी ने जीता पहले, सबसे पहले। उसके बाद से आप देखो क्रोनोलॉजिकल तरीके से कि शिवाजी ने 1647, ठीक है, 1647 उस टाइम के आसपास में क्या किया कि मतलब जो उनकी जागीर थी उसका अपना टेक ओवर कर लिया एक तरह से, एक तरीके से, ठीक है। और जो बीजापुर का ये जो किला जीता था उसके बाद से अटैक किया और बहुत सारे इसी तरीके से फोर्ट्स कैप्चर किए कोंकण रीजन में, जो गोवा वाली कोस्ट हम आज कह सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से जो बीजापुर का सुल्तान था, ये अफजल खान वाली लड़ाई बड़ी फेमस है कि अफजल खान वाज वेरी कनिंग, बट शिवाजी वाज वेल अवेयर। शिवाजी उसके तरीक़ों से बहुत अवेयर थे कि ये कनिंग इंसान है, और उसको जिस तरीके से मारा शिवाजी ने, ठीक है, वो बहुत फेमस स्टोरी है। खैर नॉट दैट रिलेवेंट फॉर यूपीएससी, बट हिस्ट्री की बहुत बड़ी कहानियों में से एक है। एनीवे, उसके बाद ये आप देखो क्रोनोलॉजिकल तरीके से जाओ तो 1660 तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी थी। शिवाजी ने एक अपना नाम बना लिया था। उसके बाद से एक जो अलग अलग मराठास थे उनमें शिवाजी का जो शिवाजी के लिए जो मतलब सपोर्ट था वो बढ़ता जा रहा था। एनीवे, अब देखें कि जो मिलिट्री पॉलिसीज़ थी जहाँ जहाँ शिवाजी ने जीते, तो स्टार्ट तो देखा हमने बीजापुर से ही किया था शिवाजी ने। उसके बाद क्या होता है कि शाइस्ता खान, अब देखो ये नाम आप अगर पीसीएस एग्जाम से तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे यूपीएससी में नेम गेम बहुत कम चलता है कि नाम पे क्वेश्चन आ जाए, अनटिल अनलेस शिवाजी जैसा या महात्मा गांधी जैसा कोई बहुत बड़ा नाम हो तब क्वेश्चन आते हैं वैसे, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ आएगा, यहाँ ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665। अब यहाँ देखो कि बीच का जो टाइम था, यहाँ पे देखो कि मुगल्स ने अब शिवाजी को नोटिस कर लिया। तो उस टाइम पे देखो कि शिवाजी से फाइट करने के लिए बहुत सारे कमांडर्स भेजे, और अब फाइनली शिवाजी की हार होती है, ठीक है। अब इस हार के बाद क्या हुआ कि जितने फोर्ट्स थे शिवाजी के पास में से बहुत बड़ा हिस्सा मुगल्स के पास चला गया, ठीक है। दिन कहा मुगल्स ने कि देखो हमारी लॉयल्टी एक्सेप्ट कर लो तब तुम कुछ फोर्ट्स आप रख सकते हो उस टाइम पे। तो टू एन एक्सटेंट बिकॉज शिवाजी वॉज वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी टैक्टिकल, तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम के लिए ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 4 से 5 साल बाद उन्हें वापस सूरत को अटैक किया। अब देखो सूरत क्या था, सूरत नेवल पॉइंट था मुगलों का, इसको अटैक करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक इशू था उस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके 4 ईयर्स बाद शिवाजी ने फिर वापस बहुत सारे फोर्ट्स को टेक ओवर किया। तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी, अगर मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत बड़े चैप्टर को पढ़ना है, आपको समझना है, तो उस मूवी को देखो, ठीक है। तो उस मूवी में आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, कैसे उन फोर्ट्स को टेक ओवर किया, कैसे क्या स्ट्रेटजी रही थी जो द ग्रेट मराठास थे उनकी, तो आप देखना। खैर, तो यहाँ पे छत्रपति, अब देखो क्वेश्चन अगर आए कि अब छत्रपति की उपाधि जो है, जो टाइटल है, उन्हें कब एज्यूम किया, तो इट वॉज नॉट बिफोर ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इट वॉज आफ्टर ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है, 1674। अब देखो क्या होता है कि उस टाइम पे इंडिया पे आलमगीर यानी कि औरंगजेब का रूल था, ठीक है। अब शाइस्ता खान, ठीक है, तो शाइस्ता खान से डिफीट होती है और उसके बाद से ट्रीटी साइन होती है। देखो ये ऑर्डर इस तरीके से होगा, ठीक है, ट्रीटी फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फाइनली दिस वन, ठीक है। नाउ उस टाइम क्रोनोलॉजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया पे कौन रूल कर रहा था, औरंगजेब, ठीक है। शिवाजी ने छत्रपति की टाइटल कब ली, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन हुआ, इस तरीके से। या नाउ अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है, कि जो शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी जो मिनिस्ट्री थी, जिसे हम अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं, ठीक है, बहुत फेमस है और यूपीएससी ने पास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इससे, ठीक। सो नाउ देखो एज इट इज़, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, सेव कर लो। अब उनकी जो मिनिस्ट्री थी, अब देखो शिवाजी का पोस्ट क्या था, ही वॉज लाइक ए प्रेसिडेंट। उनके पास एक प्राइम मिनिस्टर था जिनको हम पेशवा या पंत प्रधान बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब यही पेशवा आगे चल के आप देखो कि हेरिडिटरी बनता है और यही पेशवा मराठाओं की क्लैन को चलाता है आगे। बट ये शिवाजी की बहुत बाद की बात है। शिवाजी के टाइम पे पेशवा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बट बिलो शिवाजी, ठीक है। शिवाजी वॉज अ किंग ऑब्वियसली।
अब देखो कि अब ये सारे नाम जो हैं एज इट इज़ आप इसको रिटेन कर लो कि अमात्य जो मजूमदार थे वो कौन थे, फिनांस मिनिस्टर आज के टाइम पे आप देखोगे तो। अब देखो सचिव, सचिव थे सेक्रेटरी। अब इनके नीचे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हुआ करते थे सचिव। जैसे मान के चलो कि अगर स्पाइंग है तो उसके लिए कोई और है, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन, तो अलग अलग। जैसे देखो कि जो फॉरेन मिनिस्टर सुमंत दाबीर, ठीक है। देखो एनसीईआरटी न्यू ओल्ड में कहीं कहीं अलग, ओल्ड में आपको ये दाबीर दिखेगा, फिर कहीं सुमंत दिखेगा। तो आप इस स्क्रीनशॉट को यूज़ करो अपने रिवीजन के लिए, ठीक है। देन न्यायाधीश, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देन पंडित राव हाईएस्ट प्रीस्ट, जो रिलीजियस अफेयर्स में शिवाजी को असिस्ट करते थे। वकनवीज वेर द इंटीरियर मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री के अंदर की चीज़ें हैं या फिर जो मान लो कि जो भी इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको रिकमेंड करने के लिए शिवाजी को, ठीक है। सेनापति, कमांडर इन चीफ, ठीक है, शिवाजी के आदेश पे, ठीक है। सुमंत हो गया, न्यायाधीश। तो ये सारे जितने भी हैं इन सब के अपने अपने खुद के रिलेवेंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशवा। अब पेशवाशिप हेरिडिटरी थी कि नहीं, आप सर्च करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट करो, मुझे बताओ कि पेशवाशिप जो थी शिवाजी के टाइम पे हेरिडिटरी थी या नहीं। क्वेश्चन क्योंकि यहीं पे बनेंगे, आपको ध्यान देना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक। जो अब शिवाजी की जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी, यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। चौट और सरदेशमुखी। अब लैंड मेजरमेंट के लिए कठी का यूज़ करते थे, और उसके बाद से लैंड की भी अलग अलग कैटेगरीज थी और अलग अलग कैटेगरीज पे अलग अलग टैक्स थे। देखो लैंड रेवेन्यू यूनिफॉर्म नहीं थी बिकॉज शिवाजी वॉज ए वेरी गुड लीडर, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि अब जिन लैंड से उतनी उपज नहीं आ रही है वहाँ भी हम रेवेन्यू उसी सेम ले रहे हैं, तो वो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है किसी भी एम्पायर के लिए, ठीक है। नाउ अब चौट और सरदेशमुखी, इसका फ़र्क पता है क्या है। और देखो एक चीज़ याद रखना कि चौट और सरदेशमुखी इस शिवाजी की अपनी इनोवेशन नहीं थी। शिवाजी ने इसे स्टार्ट नहीं किया था, शिवाजी ने इसे पॉपुलर किया था, इतना याद रखना, ठीक है। अब देखो चौट, अब देखो सरदेशमुखी क्या है, पहले सरदेशमुखी समझ लो कि अब सरदेशमुखी क्या है कि अब एक मराठा किंग है, ठीक है। अब मान लो कि के फॉर किंग, अब मराठा रीजन में रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। अब यहाँ क्या है कि इनके हैं राइट्स पहले से ही, हेरिडिटरी राइट्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब इनके राइट्स हैं कि मतलब इनको एक शेयर इनको पहुँचाना ही है एक तरीके से, एक परसेंटेज। तो ये हो गया सरदेशमुखी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अब जैसे चलो चौट तो है कि आप एक रीजन 4 मान लो कि रीजन 4 है। अब रीजन 4 के बारे में मराठा ने कहा कि देख भाई, अगर इतना टैक्स तुमने दिया अपने 1/4 ऑफ योर लैंड, तो हम आपको अटैक नहीं करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे वो भी बनता है कि क्या चौट और सरदेशमुखी एक सिंगल रीजन पे अप्लाई होता है क्या? होता है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेंडशिप एंड एनमाइटी। दोस्ती और दुश्मनी पे डिपेंड करता है कि ये चौट और सरदेशमुखी सिंगल रीजन पे अप्लाई हुआ कि नहीं। हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ रीजन जहाँ से सिर्फ सरदेशमुखी आते हैं, कुछ जहाँ से सिर्फ चौट, और कुछ ऐसे रीजन्स थे जहाँ से चौट और सरदेशमुखी दोनों आते थे। तो ये थी शिवाजी की रेवेन्यू पॉलिसीज, राइट। इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डीप जाओगे क्वेश्चंस उतने इधर से आते हैं नहीं, आएंगे तो उसके लिए इतना काफ़ी है। नाउ हैव अ लुक कि इनकी जो मिलिट्री पॉलिसीज थी, हमने देखा कि कहाँ कहाँ से अटैक हुए, मुगल से, बीजापुर से, इन एरिया से अटैक होते हुए। अब वल्नरेबल तो था ही, अब कोई एम्पायर अगर वल्नरेबल है तो उसकी डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और शिवाजी ने राइटली उस पर काम किया, फोर्टिफिकेशन किया, बहुत सारे फोर्ट्स कैप्चर किए, कुछ फोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करवाए, उस फोर्ट्स का पूरा मिलिटराइजेशन किया ताकि स्ट्रॉन्ग फोर्ट हो तो अपने एम्पायर की डिफेंस अच्छे से कर पाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी गाइस, ठीक है। 30 से 40 हज़ार मावड़े थे इनके पास। मावड़े बोलते थे उनको जो इनके सैनिक हुआ करते थे, ब्रेवर्ड्स, उनको सुपरवाइज करते थे हवलदार्स, जो आज भी हम देखते हैं ना हवलदार वगैरह। तो इसका कॉन्सेप्ट शिवाजी के टाइम पे भी था, जिनको सैलरी फिक्स सैलरी मिला करती थी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 2 डिविजन्स हैं, ठीक है। मराठा की जो आर्मी थी उसमें एक बारगीर्स और सिलाहदार। ये टर्म्स पे क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज टर्म्स पे देखो हमने वीडियो बनाई है, हमारी एंशेंट और मेडिवल वाली प्लेलिस्ट आप जाके चेक करोगे, वहाँ पे टर्म्स पे अलग अलग वीडियो बनाई है, सेपरेट वीडियोस बनाई है, उन्हें प्लीज़ जाके देखना, आपके प्री के लिए बड़े स्कोरिंग एरियाज हैं वो, ठीक है। बारगीर्स, ठीक है। अब यहाँ अब देखो 2 डिवीज़न हैं, एक तो नोबल क्लास थी उनकी, वो मेंटेन करती थी सिलाहदार्स, एक जो बारगीर्स थे
उन्हें स्टेट पे करता था, जो सिपाही हैं जो स्टेट के, ठीक है। ये था डिफरेंस। एक स्ट्रॉन्ग नेवी भी थी शिवाजी के पास में, राइट। तो ये थी उनकी मिलिट्री। अब देखेंगे क्या एक चीज़, अब देखो मराठास का, देखो यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है इस, ठीक है। तो मराठास का क्या है कि मतलब अब शिवाजी के बाद देखो कुछ टाइम के लिए डाउनफॉल हुआ, लेकिन आप देखोगे कि बाजीराव टू के टाइम पे क्या होता है कि एक इमरजेंस होता है वापस से, ठीक है। अब पहले तो थोड़ा आसपास में झगड़े हुए, बिकॉज इसी का फ़ायदा उठाया किसने, ब्रिटिशर्स ने। देखो कुछ 2-3 इवेंट्स हुए ना, अब ब्रिटिशर्स को मराठाओं पे कैसे इन्हें रूल किया, मराठाओं को कैसे इन्हें हराया, बहुत सारे फैक्टर्स आए। देखो मुगल्स का डाउनफॉल हुआ। अब कुछ टाइम के लिए क्या था कि मुगल्स, औरंगजेब की बात है, मुगल्स का जब डाउनफॉल हो रहा था तो एक फैक्टर ये ब्रिटिशर्स के लिए भी था और दूसरा मराठाओं के लिए भी था। लेकिन मराठा जो थे कि अंदर से इनके जो इंटरनल रिबेलियंस थे इतने ज़्यादा थे, फुल फ्लेज्ड वॉर लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं जस्ट फॉर द थ्रोन, ठीक है, पेशवाशिप के लिए कि हम यहाँ बनेंगे ये। तो वो एक इशू हो गया था। नाम वास्तविकता में इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये मेरा लिख के ले लो, कभी नहीं पूछेगा इस टाइप के नाम से। शिवाजी के पूछ सकता है, संभाजी का पूछ सकता है, ठीक है। अब बैड लग रहा तो आजकल बहुत कुछ हो रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो हो भी सकता है, बट एनीवे आप यू कांट अफोर्ड टू रिमेंबर एवरी नेम। देन कमिंग कि अब देखो ये नाम इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे जब पेशवाशिप कब इंपॉर्टेंट हुआ, अब पेशवा कब स्ट्रांग हुआ, कब पावर को एज्यूम किया, दिस वॉज द टाइम। उसके बाद बाजीराव की डेथ के बाद, ठीक है, बाजीराव पेशवा की डेथ के बाद ये जो साहू आपको यहाँ लड़ते हुए दिख रहे हैं ना, इनने अपने लड़के को अपॉइंट किया, बालाजी बाजीराव को अपॉइंट किया एज पेशवा। अब देखो इसके पहले का जो पीरियड था 1740 तक का बाजीराव के टाइम पे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीक पीरियड था मराठाओं का, ठीक है। देन कम्स कि अब देखेंगे कि इतने सारे हमने चीज़ें देखी कि ठीक है मराठाओं का डाउनफॉल हुआ, इंटरनल रिबेलियंस हुए, लेकिन एक फैक्टर और था 1761 के आसपास में, ये था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ अब्दाली आता है, मराठाओं को हराता है और वापस चला जाता है, मतलब बहुत टाइम के लिए स्टे नहीं करता है। लेकिन एक होता है ना कि दिस वाज द ओपनिंग ऑफ फ्लड गेट्स, जहाँ से ब्रिटिशर्स को एक एंट्री मिल गई, ठीक है। इस फैक्टर पे बात करेंगे हम अगले वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो टॉपिक है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये कनेक्टेड है हमारे इस वाले पार्ट से, लेकिन उसको सेपरेटली बनाएंगे, ठीक है। नाउ हैव ए लुक कि ठीक है कि अब जितने भी हमने देखे कि ये सब फैक्टर्स थे कि ठीक है मराठाओं का डाउनफॉल होने वाला है या फिर हो गया, उसके बाद से ब्रिटिशर्स को एंट्री मिलती है। तो अब ब्रिटिशर्स को एंट्री मिलने के फैक्टर भी हमने बात की कि मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, इंटरनल रिबेलियंस है मराठास के बीच में। लेकिन अब देखो कि अब जो आंग्लो मराठा वार जो अपने आप में होते हैं अंग्रेजों के साथ में मराठाओं के, अब ये भी यहाँ पे भी क्या होता है कि जो मराठा के जो जितने भी कमांडर्स थे, मराठा के जो अलग अलग पेशवाशिप के लिए जो फाइट्स हो रही थी, 3 बैटल्स होते हैं उसी के लिए, 1775 से 1882 तक, 1803 से 6 तक, 1817 से 1818 तक। इसके बाद तो खैर मराठा का बिल्कुल एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट में की बात करते हैं, ऑब्वियसली नाम उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके आप कोशिश कर सकते हो। हाँ, नाम किन की इंपॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड वेल्जली, ये नाम मैंने इंक्लूड किया। देखो हमने जो गवर्नर जनरल पर वीडियो बनाई है उसमें भी नाम को इंक्लूड किया है, उस तो सेपरेटली बनाई है, उस टाइम पे क्या इवेंट्स हुए थे। बस इंटरकनेक्शन सीख जाओगे ना, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस चीज़ों का रिवीजन करना आसान होगा। जस्ट लर्न टू इंटरकनेक्ट। अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सीखो, बिकॉज यूपीएससी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो शायद ही देती है, राइट। सो आते हैं वापस इस पर कि अब देखो अब ये रघुनाथ राव, अब क्रोनोलॉजी मत जाओ यहाँ पे, बस ध्यान देना, बिकॉज अब मैं पूरा वीडियो भी कंप्लीट कर सकता था इन सबको पढ़ाते हुए, अब 2 घंटे की वीडियो बना के, बिकॉज क्वेश्चन ही नहीं आएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मराठा का जो आपसी में जो क्लैश चल रहा था, तो उसमें से एक फैक्शन था जिसको ब्रिटिश का सपोर्ट था। ऑब्वियसली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की है उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे साइन होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, नाना फडणवीस ने साइन किया। उसके पहले साइन होती है ट्रीटी ऑफ सूरत। अब ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली, रघुनाथ राव को मिल गया प्रोटेक्शन इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, और एक नई ट्रीटी साइन होती है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि
फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि मराठा के दो फैक्शन, एक ब्रिटिश के साथ में है, एक अगेंस्ट है। ऑब्वियसली दोनों वीक हो जाएंगे। अब ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी भी यही थी, एक को अपने फेवर में ले लो, दूसरे को हराओ। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई उस टाइम पे साइन होती है। उसके बाद पीस डन। उसके बाद से सेकेंड जो बैटल है एंग्लो मराठास का, यहाँ पे देखो ये बहुत ही एक तरह से ह्यूमिलेटिंग डिफीट था, ट्रीटी ऑफ असाइन। मतलब मेन जो बर्बादी थी, जो होनी थी, यहाँ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्वॉल्व थे होलकर्स, सिंधिया, भोसले। ठीक है, अगेन मेन फैक्टर तो ये आपसी जो कलह है, कन्फ्लिक्ट है थ्रोन के लिए। ठीक है, बाजीराव टू। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिशर्स ने इक्वल आई बनाया बाजीराव टू को, जैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे किसको बनाया था, रघुनाथ राव को प्रोटेक्शन देके। ठीक है, उनको पता था कि चिढ़ जाएंगे लोग। अब देखो क्वेश्चन है जो बनेगा, वास्तविकता में जो क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्वियसली इन ट्रीटीज़ को पूछ सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बताओ। एक वो भी एक टफ क्वेश्चन है अपने आप में, लेकिन जो क्वेश्चन इजी टाइप का आएगा कि देखो सबसे सब्सिडियरी अलायंस मराठास ने कब साइन किया। इट वॉज आफ्टर द सेकेंड बैटल, सेकेंड आंग्लो मराठा बैटल। ठीक है, ये टाइम है। और कौन था, लॉर्ड वेल्जली उस टाइम पे। ठीक, नाउ थर्ड। अब जो थर्ड बैटल है, अब यहाँ पे क्या है कि पिंडारीज। अब देखो पिंडारी का इशू आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है, आपने अगर कुछ बॉलीवुड मूवीज़ को फॉलो किया होगा तो पिंडारीज पे आई थी मूवी, शायद फिर बाहुबली अगर देखी होगी तो बाहुबली में एक सीन है जहाँ पे एक पॉन्ड से, तालाब से कुछ डेड बॉडीज निकल रही होती, तो वो वहाँ पे नाम लेता है बाहुबली कि देखो पिंडारीज का एक कुछ एक्ट है। तो पिंडारी उस टाइम पे बहुत एक्टिव थे। ठीक है, 1800 के आसपास इस टाइम तक। तो अब मराठाओं ने क्या किया कि मतलब कुछ मराठा सरदार ने ओपनली सपोर्ट किया, बिकॉज पिंडारियों का चल रहा था उस टाइम पे पंगा अंग्रेजों के साथ में। ठीक है, तो उनने सोचा कि चलो पिंडारी जो फाइटर क्लैन है इनसे हम सपोर्ट ले लेते हैं और अंग्रेज़ों को हराते हैं, लेकिन दैट वाज ऑब्वियसली नॉट दैट सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व थे, माधवराव होलकर, लॉर्ड हेस्टिंग्स उस टाइम पे गवर्नर जनरल था अंग्रेज़ों का। उस टाइम पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे इस वॉर के कॉन्सिक्वेंस ये निकल के आया कि अब मराठाओं को एक तरह से ऐसी डिफीट मिली कि यहाँ से राइज कभी नहीं कर पाए। उसके बाद से अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। उसके बाद से देखो ठीक है, और कानपुर भेज दिया। अब हम इनको वापस कब देखते हैं, अब 1888 है, अभी ये देखो क्रोनोलॉजी। अब यहाँ से वापस इनको हम देखेंगे 1857 के आसपास में। ठीक है, वो टॉपिक हम कवर करेंगे, उस टाइम पे बात करेंगे इसकी, राइट। अब वीडियो रिपीट करके सुनना, बिकॉज ये बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं, रिटर्न करना बहुत मुश्किल होता है। मुझसे खुद पूछोगे मैं कुछ भूल जाऊँगा इसमें से, सो इट्स नॉट दैट कि ये बहुत ही टफ चीज़ है, रिपीट करो 2-4 बार हो जाएगा। नाउ अब देखो कि मेन कारण पे आते हैं कि मराठाओं का फॉल हुआ तो क्यों, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो टॉपिक है आपके जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया ना मेंस में कि 1750 मतलब मिड ऑफ 18th सेंचुरी के बाद, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और मराठाओं का जब डाउनफॉल हुआ था, अब गौर करना, ठीक है, उस टाइम पे हुआ था, तो एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखो कि बहुत सारे फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर भी थे, सब पे हम बातें करेंगे। अब देखो कि अब जो इंटरनल डिवीज़न था, हमने देखा कि रघुनाथ राव की फाइट हो रही है नाना फडणवीस से, ठीक है, साहू की फाइट हो रही है ताराबाई से, तो इतने इंटरनल डिविजन्स देना। अब 2-4 नाम याद रखोगे तो आपको मेंस में आंसर लिखने के लिए वो काफ़ी है, ठीक। उसके बाद से जो उनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, ये देखो बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपके रेवेन्यू, आपका सोर्स वीक है ना, क्योंकि अब देखो कि अल्टीमेटली चौट और सरदेशमुखी पे आप कब तक रिलाई करोगे। अगर आप एक टेरिटरी हारोगे, मान लो कि टेरिटरी 1 पे आपका कब्जा था, ठीक है, यहाँ से आपको चौट मिल रही थी, बट ये एरिया आ गया ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में। इनने कहा कि मैं आपको दूंगा नहीं, मैं तो अंग्रेजों के साथ हूँ। अंग्रेजों ने कहा कि मैं आपसे जितना चौट और सरदेशमुखी देते हो उससे कम आप मुझे दे देना, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। या फिर अंग्रेज नहीं, चलो मान लो बीजापुर या कोई और सल्तनत है, तो इस तरीके से इनके एरियाज कम होते गए, श्रिंक होते चले गए, ठीक है। सो दैट्स वाई इनका एक तरह से अब रेवेन्यू डाउनफॉल होगा तो ऑब्वियसली एम्पायर डाउनफॉल होगा, एक बड़ा फैक्टर था। उसके बाद जो मल्टीपल वॉर हुई अब संभाजी और राजा राम के बीच में, उसके बाद देखो मुगल्स राइज कर रहे थे आलमगीर के टाइम पे, तो वहाँ भी आप देखोगे बहुत सारी वॉर लड़ी गई, शिवाजी के बहुत सारे फोर्ट्स ले लिए गए, हाउएवर उन्होंने वापस में बहुत सारे कैप्चर भी किए, ठीक है। अब उसके बाद से सिख, मराठा जितने भी थे, ठीक है, आपस में इनकी फाइट्स हो रही थी, ठीक। नाउ नेक्स्ट अब देखोगे कि रेवेन्यू पॉलिसी जो ब्रिटिश इनकी थी, मराठास की, वो भी वीक थी। यहाँ से हमने देखा इसको,
राइट। फिर क्या हुआ, अब इससे ट्रेजरी अगर एम्प्टी हो गई, खाली हो गई, तो फिर लड़ाई कहाँ से लड़ोगे इतनी सारी। अब डिप्लोमेसी देखो मराठाओं की। अब मराठा क्या थे ना कि थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड थे ऑब्वियसली शिवाजी के बाद, बिकॉज शिवाजी ने तो नेवी भी खड़ी कर रखी थी। उसके बाद से मराठा ने अपने इंटरनली ज़्यादा देखा, अपने बाकी जो फोर्सेस थे, बाहर के फोर्सेस थे, कब अब्दाली कब आ रहा है, कोई इनकी जो स्पाई सिस्टम थी वो वीक पड़ गई। ठीक है, अब किससे कितने कोर्डियल रिलेशन रखने हैं इनको आइडिया नहीं था, तो ये आपस में भी टूटते गए और बाहर भी एनिमीज़ का भी इनको कोई एक आइडिया नहीं लग पाया। उसके बाद से अब इन्वेजन्स हुए किसके, अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी बोलते थे इन लोग को। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स थे मराठाओं के डाउनफॉल में। आप आंसर लिखना इस तरीके से, ठीक है, उसमें काम आएगा, नहीं तो फिर ऑब्वियसली एमसीक्यू में तो काम आना ही आना है। अब देखो कि अल्टीमेटली इनका जो मेन डाउनफॉल है, ठीक है, वो होता है एंग्लो मराठा वॉर से। उसके बाद साइन की जाती है सब्सिडरी अलायंस, किसके टाइम पे, लॉर्ड वेल्जली के टाइम पे। ठीक है, अब कमेंट करके एक चीज़ बताओ कि जो सब्सिडरी अलायंस है, ठीक है, सबसे पहले किसके साथ साइन की थी अंग्रेजों ने, कमेंट करो, बताओ, देखूँ मैं कितनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। ठीक है, अब देखो कि 1802 नाम क्या है, पेशवा बाजीराव II, इनने एक्सेप्ट किया। किसके बाद, ट्रीटी ऑफ बसाइन, अभी हमने बात की थी जब सेकेंड एंग्लो मराठा बैटल के बाद की बात है। ठीक है, यहाँ से मेन इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उसके बाद 1818 यहाँ पे कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, इसके टाइम पे ये कंप्लीटली क्रश कर दिए जाते हैं मराठा। ठीक है, मेन टाइम क्या था कि इनने सारी ज़मीन तैयार की थी राइज करने की शिवाजी ने। उसके बाद से बाजीराव पेशवा, ये दो इंपॉर्टेंट नाम थे, संभाजी टू एन एक्सटेंट, बाकी तो इंटरनली सारे कन्फ्लिक्ट में ही थे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मराठास के बारे में, कैसे राइज हुआ, कैसे डाउनफॉल हुआ, शिवाजी के कंट्रीब्यूशंस क्या थे, अष्टप्रधान क्या था, रेवेन्यू सिस्टम कैसे काम कर रहा था, डाउनफॉल के कारण क्या थे। और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ रहेगी कि जो क्या कहते हैं, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, तो उसको भी करेंगे कवर। तो आज हमने क्या किया, आज हमने मराठास को कवर कर लिया। फिर उसके बाद कवर करेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पंजाब, मैसूर, हैदराबाद, बंगाल, अवध, राजपूत, ट्रेवनकोर, इन सबको हम एक एक करके कवर करेंगे गाइस। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जैसे पंजाब वगैरह पे अब देखो क्वेश्चन आए हैं इन चीज़ों पे, कहीं कहीं से हैदराबाद से क्वेश्चन आते हैं, बंगाल से आते हैं क्वेश्चंस, तो एक कोर्स पीरियड है ना कि पूरा सिलेबस हमें कवर करना है। फाइन, वीडियो इज़ ओवर। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि देखो अगला वीडियो का, ऑब्वियसली अगला वीडियो का आइटम तो यही है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन इसकी जो PDF है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको रिवीजन करना है, इसकी जो PDF है या PPT मैं आपको अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाओ, टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट करो, ज्वाइन करो, और जितनी PPTs हैं आप वहाँ से डाउनलोड करो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।